अच्छा जी बच्चों, इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर ना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट शो हो रही है। यहाँ पर अगर आप सेंटर वाला इसका हिस्सा देखें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे से ना बीड्स नजर आ रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह तस्बीहां होती हैं ना, तस्बीह के दाने जिस तरह तस्बीह के अंदर पिरोए जाते हैं, आप इसको उस तरह भी ले सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास एक रोप है, रस्सी है, तो रस्सी चूंकि सॉलिड होती है तो हमें उस सॉलिड के जो एटम्स है ना वो यहाँ पर शो कराए गए हैं। क्योंकि सॉलिड के एटम्स होते हैं टाइटली पैक्ड, इसलिए यहाँ पर हमें टाइटली पैक्ड एटम्स शो कराए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ये भी ले सकते हैं कि तस्बीह के दाने हैं, या फिर आप इसको ये भी ले सकते हैं कि हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी के एटम्स हमें शो कराए गए हैं। चलो बस ये आपको पता लग गया। अगर आप जाओ अपनी राइट साइड पर, तो यहाँ पर ना एक रॉड सा बना हुआ है। अब ये रॉड का ऐसा कोई काम नहीं है, ये स्टेशनरी स्टिल रॉड है। बस हमने एक छोटा सा काम ये कर लिया कि रस्सी का जो एक एंड है ना उसको हमने बांध दिया इस रॉड के साथ। अगर आप चलते हैं यहाँ पर अपनी लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर ना एक आप इसको कह सकते हैं कि एक मोटर सी बनी हुई है। ठीक है, ये मोटर क्या करेगी, मोटर जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, एक चीज अब आप नोट करें, जब आप घर में बैठे होते हैं, बिल्कुल स्टिल बैठे होते हैं, सीधे बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, कोई आपको आकर तंग कर दे, तो आप क्या कहेंगे, यार तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रस्सी के अंदर, ये जो पूरी रस्सी है ना, इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। यानी कि ये बेचारी खामोशी से चुप करके बैठी हुई है, रेस्ट पर है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, इसको तंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप तंग किस तरह करेंगे, यहाँ पर मैं करता हूँ प्ले। जैसे ही मैंने इसको प्ले किया, तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर मोटर थी ना, इसने क्या किया, इसने इस रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, इसको तंग करना शुरू कर दिया, इसको हिलाना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब आप नोट कर सकते हो कि हमारे पास ये जो मोटर है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और एनर्जी हमारी होती होती है, मैं इसको पॉज करता हूं, एनर्जी हमारी एटम टू एटम होती होती एक एंड से, यानी कि ये एंड है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, एक एंड से दूसरे एंड पर, जहां पर हमने एक स्टेशनरी रॉड के साथ रस्सी को बांधा हुआ है, एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो रही है। अब एक चीज आपने नोट करनी है, आपने ये नोट करना है कि जैसे ही मैं मोटर को ऑन करता हूं, तो क्या हमारे पास ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये खुद उठकर एनर्जी लेकर दूसरे एंड पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप कहेंगे सर हरगिज नहीं जा रहे। हमें यहां पर ये शो हो रहा है कि हमारे पास जो मोटर है ना, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, इट मींस कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो एनर्जी एटम टू एटम होते 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 एटम टू एटम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और एनर्जी चली गई है दूसरे एंड तक। तो यही एनर्जी का ट्रांसफर होना एक एंड से दूसरे एंड पर, विदाउट विदाउट किसके, कि जो मीडियम हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर हमने सॉलिड यानी कि सॉलिड रस्सी दी, रस्सी के एटम्स हमने मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। तो यहां पर जो हम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद एनर्जी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह हरगिज नहीं लेके जाएगा, बल्कि एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो जाएगी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। और वो किस तरह होगी, वो मीडियम का सहारा लेके होगी। अब यहां पर हमारे पास मीडियम का, यहां पर हमारे पास मीडियम है सॉलिड, तो मीडियम का सहारा लेके वो एनर्जी एक एंड पर दूसरे एंड तक ट्रांसफर होगी। लेकिन हमने ये नोट किया कि हमारे पास जो पार्टिकल्स थे, जो एटम्स थे, यानी कि आप ये कह सकते हैं मीडियम के इटसेल्फ जो पार्टिकल्स थे, वो खुद उठकर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर नहीं गए। तो इसी प्रोसेस को, इसी डिस्टर्बेंस को, इसी पैटर्न को, एनर्जी ट्रांसफर होने के पैटर्न को हम बोलते हैं वेव। तो यही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स क्लास 10 के अंदर। तो यही सारी बातें जो कि अभी हम सिमुलेशंस के ऊपर देख के आए हैं, बुक ने भी इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है। कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स डेमोन्स्ट्रेट्स, वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये जाहिर करता है क्या, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी आपने नोट किया है कि हमारे पास जो मोटर वाला एंड था, वहां से एनर्जी जनरेट हो रही है, और वहां से एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो रही है, और कहां पर जा रही है, वो दूसरे एंड पर जहां पर स्टेशनरी रॉड लगा हुआ था। तो एक एंड मोटर वाला और दूसरा एंड जहां पर हमारे पास रॉड लगा हुआ था, तो एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी का ट्रांसफर होना। और आपने एक और चीज भी देखी है वहां पर, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर, लेकिन इस दौरान जो हमारे पास मीडियम का जो मैटर है, आप ये कह सकते हैं मीडियम का जो पार्टिकल है, वो खुद से एनर्जी को उठाकर एक एंड से दूसरे एंड पर लेकर नहीं जा रहे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेव्स का। तो वेव्स को आप इजी सिंपल लफ्ज में डिफाइन करें ना, मैंने आपको बार बार बता भी दिया है। अगर आप सिंपल उर्दू में आपसे कोई पूछे भाई वेव होती क्या, तो आप उसको ये कहेंगे, वेव एनर्जी ट्रांसफर करने का वो मैकेनिज्म है कि जहां पर एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर होती है, लेकिन इस दौरान जिस मीडियम के अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, वो मीडियम खुद से एनर्जी लेकर नहीं जा रहा। तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास एक वेव है। तो अब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा और कुछ नहीं लिखा हो, तो यहाँ पर पढ़ने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं 12.1 टॉपिक की तरफ। इसको पढ़ने से पहले हम चलते हैं इस डायग्राम की तरफ, फिगर 12.1 की तरफ। क्या जो भी आप सिमुलेशंस पे पैटर्न देख के आए हैं, क्या एग्जैक्ट वो पैटर्न आपको यहाँ पर शो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम इसको विजुअली देखकर भी आ गए इस डायग्राम को। अब एक चीज और आपने यहाँ पर नोट करनी है। यहाँ पर आपने नोट किया कि जो पार्टिकल्स हमारे हैं ना, वो पहले जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, फिर डाउन आ रहे हैं, फिर अब जा रहे हैं, फिर डाउन आ रहे हैं, अप डाउन पार्टिकल्स का यहाँ पर चल रहा है।
अब यहाँ पर इसीलिए उसने जो एरो शो किया ना, ये पार्टिकल्स के अप डाउन मूवमेंट को शो कर रहा है। हम देख के आए हैं ना कि किस तरह पार्टिकल अप डाउन हो रहे थे, तो यही हमें यहाँ पर मूवमेंट शो कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर हमारे पास एक एंड है, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, पढ़ के आए हैं ना हम, एनर्जी का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब ये जो हमारे पास एक एंड है ना, इसको एंड ए कर लेता हूँ, ये हमारे पास एंड बी है। अब यहां से ए से लेकर ना बी तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो आपने यहां पर ये नोट किया कि यहां पर एक जो पैटर्न बन रहा है ना पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल्स अप डाउन मूव कर रहे हैं। तो एक जो पैटर्न बन रहा है ना, इस पैटर्न को हम बोल रहे हैं ये हमारे पास एक वेव है, जो कि एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर कर रही है। पहली बात तो ये हो गई। क्या आपने नोट किया कि एनर्जी हमारी यहां से इस तरफ को जा रही है? बिल्कुल इस तरफ को जा रही है। तो सेम यही बात बुक यहां पर कर रही है, वेव डायरेक्शन। तो इसने एरो बना दिया इस तरफ का कि हमारी एनर्जी इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है। तो ये वेव डायरेक्शन भी अब आपको समझ आ गया। अच्छा, बस एक बात और नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बातें मैं मजीद लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस आप इंट्रोडक्शन ले लें ताकि आपको ये डायग्राम समझ आ जाए। यहाँ पर हमने एक चीज नोट किया कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन शो किया कि पार्टिकल्स अप मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स अप मूव कर रहे हैं, डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स अप मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स डाउन मूव कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं ना। और यहाँ पर कहता है वेव की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। वेव की डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। कोई गलत गलत तो नहीं है बनाई है ना, डायग्राम सिंपल ही बना दिया कि पार्टिकल्स अप मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स डाउन मूव कर रहे हैं और वेव की डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या आपको ये शो नहीं हो रहा कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव और पार्टिकल्स की मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर है? जी हाँ, तो परपेंडिकुलर होता ही इस तरह है। तो जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स की मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगी, तो हमारे पास वेव का पैटर्न जो है ना, वो इस तरह का बनेगा। और इस वेव का नाम क्या है? इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लेकिन ये अभी अभी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है आपको। लेक्चर नंबर 2 जो आएगा ना हमारा, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम जो है ना क्या है, और जो मैंने यहाँ पर बातें बताई हैं इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। और तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर का लफ्ज भी समझ आ गया कि डायरेक्शन ऑफ वेव और पार्टिकल्स की मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिखा गया था वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का जो मूव करना है, अप डाउन मूव करना है, ठीक है, इन अ वेव, एक वेव के अंदर ये परपेंडिकुलर है तो वेव डायरेक्शन, ये वेव डायरेक्शन के आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और नोट करना, ये जो लफ्ज वाइब्रेशन है ना, तो वाइब्रेशन का मतलब भी यही होता है कि पार्टिकल अपनी जगह पर रहकर ऑसिलेट करे, ठीक है, आगे पीछे मूव करे, अप डाउन मूव करे। तो यहाँ पर हमने जो पैटर्न नोट किया ना, यहाँ पर पार्टिकल अप डाउन मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या खुद उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर मूव कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस तरह तो नहीं हो रहा। लेकिन पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहकर अगर वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कहेंगे यार ये अप डाउन मूव कर रहा है, इट मींस कि ये वाइब्रेट कर रहा है जस्ट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पार्टिकल उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम चलते हैं बुक की वर्डिंग पढ़ते हैं। कहता है एज अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, अगर वेव किसी मीडियम में से ट्रेवल करती है, मीडियम क्या हो सकता है हमारे पास? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, हमारे पास गैसेज हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप नोट करो एक चीज, जो अभी हम यहाँ पर ये वेव का पैटर्न देख के आए हैं, फिर हम जो सिमुलेशन के ऊपर देख के आए हैं, अब बताओ यहाँ पर मीडियम क्या था जिसके अंदर से वेव हमारी ट्रेवल करके गई है? तो आप कहेंगे सर वो मीडियम हमारे पास सॉलिड था। एक रस्सी, हमने कहा था ना कि रस्सी है, तो रस्सी क्या थी? सॉलिड थी, बिल्कुल सॉलिड था। दे कॉजेज द पार्टिकल विद इन टू द वाइब्रेट। अब वो जो हमारे पास वेव है ना, वेव क्या करती है? वो पार्टिकल्स को अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करवाती है, ठीक है। वाइब्रेशन अप डाउन भी हो सकती है और वाइब्रेशन आगे पीछे भी हो सकती है। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे पीछे वाइब्रेशन किस तरह होती है। अभी हम थोड़ा चलते हैं ना मजीद, तो फिर आपको वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक आप यही देख के आए हैं कि हमारे पास जो वाइब्रेशन हो रही है वो अप डाउन ही हो रही है। दिस वाइब्रेशन अलाउ एनर्जी टू बी ट्रांसफर। अब ये जो वाइब्रेशन है ना, एनर्जी को अलाउ करती है कि वो ट्रांसफर करे फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, ठीक है। हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स थे ना, ये जो सॉलिड हमारे पास पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स क्या है? एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मजीद प्यारा बनाता हूँ ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए। बल्कि हम एक काम करते चलते हैं सिमुलेशंस की तरफ ही। अगर आप यहाँ पर सिमुलेशंस में नोट करें ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने ना टेंशन जो है ना इसको कम कर दिया, यानी कि जो खिंचाव हुआ है ना रस्सी के अंदर, उसको मैंने कम कर दिया। अब यहाँ पर हमें एटम्स भी शो हो रहे हैं, रेड और ब्लू, और यहाँ पर हमें बीच में लाइंस भी शो हो रही हैं। अब ये लाइंस एक्चुअल में क्या है? ये लाइंस असल में है केमिकल बॉन्ड। हमें पता है कि हर एटम आपस में जो जुड़ता है वो थ्रू केमिकल बॉन्डिंग जुड़ता है, क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर ये है केमिकल बॉन्ड। अब ये हो क्या रहा है? जब जैसे इस मोटर से एटम्स को एनर्जी मिल रही है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या कर रहे हैं? बॉन्ड एक एटम को, ये जो नीचे वाला एटम है ना, ये ऊपर वाले एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। अगर आप यहां पर आए, ये वाला जो एटम है ना, ये खींचा जा रहा है किसकी तरफ से? इसकी तरफ से। ये एटम नीचे वाले एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी बिना पर ये एटम अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरह जो है ना केमिकल बॉन्ड ये रोल प्ले कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर होने का। ये जो खिंचाव हो रहा है ना, पुल खींचने का जो खिंचाव हो रहा है, को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो खिंचाव है ना, एक्चुअल में ये एनर्जी ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है। तो ठीक है, वो बुक की जो लाइन हमने पढ़ी थी ना, वो यहाँ पर क्लियर भी हो गई है।
यहाँ पर कह रहा है कि एज शोन एंड फिगर, यहाँ पर हमें फिगर में दिखा दिया, लेकिन हमने प्रॉपरली फिगर के अंदर देख के आए हैं, प्रॉपर इस फिगर को हम रन करके आए हैं, ठीक है, विजुअली देख के आए सिमुलेशन के ऊपर कि किस तरह जो केमिकल बॉन्ड होता है ना वो एक दूसरे दूसरे एटम्स को आपस में खींचने में मदद फराम करता है। ये जो खिंचाव है ना एक्चुअल में यही एनर्जी ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है। इसी तरह एटम टू एटम एनर्जी ट्रांसफर होती है और एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी पहुंच जाती है। कहता है हाउएवर द पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव, हमें देख के आए हैं कि पार्टिकल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को लेकर नहीं जा रहे। यहाँ पर मूव करने का मतलब यही है, अलॉन्ग विद द वेव, यानी कि वेव के साथ खुद मूव होकर अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ लेकर नहीं जा रहे, बल्कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी ही जगह पर रहकर और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे दूसरे एटम को। एक एटम अगले को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, अगला वाला उससे अगले को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर करने का जो मैकेनिज्म है, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस हो रही है और डिस्टर्बेंस के दौरान एक पैटर्न बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं वेव। बस यही हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट था वेव का। दे सिंपली ऑसिलेट अराउंड देयर ओरिजिनल पोजीशंस, अपनी ही जगह पर रहकर ये ऑसिलेट करते हैं, इट मींस के वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट किस तरह करते हैं? अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं बस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ट्विग इज ड्रॉप, अब ट्विग किसको कहते हैं? एक कहते हैं तिनके को, ठीक है, तिनका होता है ना उसको कहते हैं। अगर एक ट्विग को गिराते हैं हम एक स्टिल वाटर के अंदर, ऐसा पानी जो कि आराम सुकून से बैठा हुआ है, रिपल्स स्प्रेड अक्रॉस, रिपल्स कहते हैं लहरों को, रिपल्स बनती हैं अराउंड द सरफेस, अब पानी की सरफेस के अराउंड जो है ना बनना शुरू हो जाती है रिपल्स, एज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर जो है ना इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा सिमुलेशन के ऊपर, ठीक है, हम इस फिगर को भी रन करके देखेंगे कि किस तरह ये फिगर काम कर रही है। यहाँ पर आप देखें इस एरिया पर आपने कोई ट्विग गिराया स्टिल वाटर के अंदर, आपने कोई तिनका गिराया, तिनके की बिना पर ना जो वेव्स है ना ये बनना शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं रिपल्स, ठीक है, पानी के ऊपर चलने वाला एक कंटिन्यूअस साइकिल है ना वेव का, उसको हम रिपल बोल लेते हैं, बस आप इस तरह समझ लो इसको। तो यहाँ पर ना हमें वेव्स बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो इसको भी हम देखते हैं सिमुलेशंस के ऊपर। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास जितना ब्लू सा बॉक्स है ना ये क्या है? हमारे पास स्टिल वाटर, पढ़ के आए ना बुक ने कहा स्टिल वाटर है, इसके अंदर आप ट्विग गिराओ। अब हम ट्विग तो मेरे पास नहीं था तो मैं ट्विग नहीं गिराता, मैं एक काम करता हूँ वाटर का ड्रॉपलेट गिरा देता हूँ ऊपर से, ठीक है, एक टपका गिराता हूँ पानी का, जिसकी बिना पर ना इस पानी के अंदर रिपल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं गिराता हूँ ये टपका, ये देखें ये एक ड्रॉप गिराया मैंने सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर ना ये रिपल बनना शुरू हो गई है। अगर मैं मुसलसल ड्रॉप्स गिराता रहूं फिर क्या होगा? तो मुसलसल ये आउटवर्ड की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ को रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। इसको हम मजीद देख लेते हैं एक और तरीके से। जिस तरह भी हमने देखा था ना वाटर के अंदर हमने ड्रॉपलेट डाला था तो जिसकी बिना पर उसके अंदर ना रिपल्स यानी कि वेव्स जनरेट होना शुरू हो गई थी, तो सेम यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। यहाँ पर मैंने ले लिया पानी का साइड व्यू, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वाटर का ड्रॉपलेट डालता हूँ जिसकी बिना पर यहाँ पर रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप नोट करें ये वाटर के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं जिसकी बिना पर यहाँ पर रिपल्स जनरेट होना शुरू हो गई हैं। तो होप सो आपने इसको विजुअली जो डायग्राम बुक ने दी हुई थी 12.2 उसको आपने विजुअली भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया। कहता है दीज रिपल्स कैरी एनर्जी आउटवर्ड, अभी जो रिपल्स हैं जो वेव्स के पैटर्न बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पर वो एनर्जी को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, येट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन्स मोस्टली इन द प्लेस, लेकिन जो पानी है वो खुद और जो ट्विग है, ठीक है, जिसको हम तिनका कह रहे हैं या फिर उस केस में सिमुलेशंस के केस में जिसको हमने कहा था ये हमारे पास क्या है वाटर का ड्रॉपलेट, वो अपनी जगह पे ही रह रहे हैं। तो हमारे पास जो पानी है इटसेल्फ क्या है? ये एक मीडियम है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे अंदर। देखो ट्विग मैंने फेंका ना पानी के अंदर, तो क्या हुआ? जो काइनेटिक एनर्जी थी ना ट्विग की वो ट्रांसफर हो गई किसके अंदर? वो ट्रांसफर हो गई इस पानी के अंदर, ठीक है, इस पानी के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो वो एनर्जी की वजह से, अब एनर्जी की वजह से यहाँ पर बनना शुरू हो गई है वेव्स। अब वेव्स हमें ये शो कर रही हैं कि आपकी जो एनर्जी जो इस एरिया में थी, ठीक है, वो एनर्जी अब दूर तक ट्रेवल कर रही है, लेकिन याद रहे पानी खुद से मूव करके वहां पर नहीं जाएगा, पानी अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन जो हमें लहरें से शो होंगी, रिपल्स जो हमें शो होंगी, वो क्या यहाँ पर हमें शो कर रही है कि भाई आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। बस ये हमारे पास वाटर की एग्जांपल होगी। आया कहता है सिमिलर इफेक्ट अकर्स व्हेन साउंड वेव्स, कहता है ये सेम इफेक्ट होता है कब? साउंड वेव्स के केस में। अब साउंड वेव्स का मतलब क्या है? देखो अगर एक बंदा बोल रहा है आपके सामने तो आपको उस तक, देखो अगर एक बंदा जो है ना आपके सामने बातें कर रहा है या आप बोल रहे हो, तो आप तक जो है ना दूसरे बंदे की आवाज जो आ रही है ना वो आ रही है विद द हेल्प ऑफ वेव्स, जिसको हम बोल रहे हैं साउंड वेव्स। व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड, अगर तो हम एक गिटार लेते हैं और उसके स्ट्रिंग को हिलाते हैं, प्लग करते हैं, इट क्रिएट्स वाइब्रेशन, तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है दैट ट्रेवल थ्रू द एयर, जो कि हवा के अंदर घूमती घूमती फिरती फिराती एज साउंड वेव्स आती हैं साउंड वेव्स के तौर पे। द एयर पार्टिकल डू नॉट मूव टुवर्ड्स द एयर, अब याद रहे कि जो मीडियम है, मीडियम यहाँ पर क्या है? एयर के पार्टिकल्स। अभी हम ऊपर देख के आए हैं जब हमने सबसे पहले सिमुलेशन देखी थी, वहां पर हमने कहा था हमारे पास मीडियम सॉलिड है, इस वाले केस में हमारे पास मीडियम था लिक्विड। अब जो तीसरा मीडियम हमारे पास है वो हमारे पास गैसेस है। तो जो साउंड वेव आती हैं वो कौन से मीडियम का सारा लेके आती हैं? वो आती है एयर का मीडियम लेके, एयर यानी कि गैसेस का मीडियम लेके।
इंस्टेड दे वाइब्रेट इन अ प्लेस टू पास द एनर्जी फॉरवर्ड। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो साउंड वेव आ रही है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो हवा है वो साउंड को अपने अंदर कैरी कर रही है और हमारे अंदर जाके घुस रही है जिससे हमें साउंड आ रही है, ऐसा नहीं है। वो कहता है जो हवा के पार्टिकल्स है ना, बस इतना सा ही काम कर रहे हैं कि जो आपकी आवाज है ना उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो यही यहाँ पर इसने डायग्राम दिखाई है। इस डायग्राम को भी हम सिमुलेशंस के ऊपर विजुअली ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिटार है, गिटार का स्ट्रिंग अगर ये प्लग करता है, हिलाता है इसको, तो ये साउंड वेव के तौर पर हमारे कानों तक जो है ना आवाज आएगी। अब ये साउंड वेव किस तरह बन रही है, हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराकर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा पार्टिकल अगले को ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी। जिस तरह होते होते ये हमारे ईयर तक, हमारे कान तक आवाज पहुंच जाती है। लेकिन याद रहे कि जो हवा के पार्टिकल्स खुद हमारे कान के अंदर नहीं घुसते, ये हवा के पार्टिकल्स बस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे इसको सिमुलेशंस के ऊपर भी। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे साउंड वेव को। यहाँ पर अगर आप नोट करें, हमें ना एक साउंड सोर्स नजर आ रहा है। आप एक स्पीकर कह सकते हो, बाजा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो उसको आप। अंदर आपको नजर आ रहे हैं जो व्हाइट से और जो रेड से है ना, ये हमारे पास हवा के जो एटम्स है ना, गैस के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अच्छा, अभी उसने बुक ने हमें ये बताया था कि भाई होता ये है कि साउंड सोर्स के पास जो हमारे एटम्स होते हैं, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी अपने अंदर लेते हैं और फिर वो वाइब्रेट होते हैं और दूसरे दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। फिर एनर्जी एटम टू एटम ट्रांसफर होती है और दूसरे एंड पर जो हमारा हमारा सुनने का जो कान है और दूसरे एंड पर जो हमारा कान है, ईयर है, उस तक आवाज पहुंचती है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता कि एटम खुद से, हवा के जो एटम्स है खुद से एनर्जी लें और हमारे कान के अंदर घुस जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी तो ट्रांसफर होती है मीडियम के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद ट्रेवल करके दूसरी जगह पर एनर्जी लेके जाएं। इसको अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना साउंड सोर्स को स्टार्ट करते हैं, आवाज लेते हैं इससे कोई, और फिर एटम्स की मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पर मैंने ना साउंड सोर्स ऑन कर दिया। अब आप एक पैटर्न नोट कर रहे हैं, यहाँ पर ना वेव्स बनना शुरू हो गई हैं। अब वेव्स किस तरह बन रही है कि जो हमारे पास एटम्स है ना, वो आगे पीछे हो रहे हैं। और किस तरह हो रहे हैं, वो आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे दूसरे एटम्स को। ठीक है, आप नोट करें, मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर देता हूँ। अब यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास जो साउंड सोर्स है ना, इसके अंदर से वाइब्रेशंस निकल रही हैं। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं, यानी कि वाइब्रेशन की एनर्जी निकल रही है। अब ये एनर्जी क्या हो रही है, इसके पास वाले एटम्स को ट्रांसफर हो रही है। अब जब ये पास वाले एटम्स एनर्जी को लेंगे तो ये अगले वाले एटम्स तक एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे आगे पीछे होके। ठीक है, पीछे को जा रहे हैं फिर आगे को हो रहे हैं, इस तरह हो रहे हैं ना ये, तो ये आगे पीछे होकर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारे एटम्स एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं दूसरे दूसरे एटम्स के सहारे से, और दूसरे एंड पर ऊपर जाकर जहां पर हमारा ईयर है, हमारा कान है, वहां तक आवाज आ रही है। साउंड वेव किस तरह बिहेव करती है और किस तरह साउंड वेव की हेल्प से हमारे कानों तक आवाज आती है, वो हमने सारा सिमुलेशन की हेल्प से ऑब्जर्व भी कर लिया। देखो, मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। हमारे पास यहाँ पर साउंड का एक सोर्स है, वो जब वाइब्रेट कर रहा है, इट मींस कि उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है। अब वो जो एनर्जी है ना, इसके आसपास जो हवा के पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, जब एनर्जी उनके अंदर आ गई है तो वो क्या करेंगे, वो पीछे की तरफ जाएंगे और जो दूसरे एटम्स है ना, उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, एटम्स आगे पीछे होकर एनर्जी गेन करते रहते हैं और इस दौरान एक पैटर्न बनता रहता है। उस पैटर्न को हम बोलते हैं साउंड वेव। ठीक है, और इसी तरह बस याद रहे कि जो हवा के पार्टिकल्स है ना, वो खुद एनर्जी गेन कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि हमारे कान तक वो खुद से एनर्जी लेकर नहीं आ रहे, बल्कि वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एटम टू एटम। और इसी एटम टू एटम ट्रांसफर होने के दौरान एक पैटर्न बन रहा है, एक डिस्टर्बेंस बन रही है, जिसको हम बोल रहे हैं वेव। तो वेव जो है ना, असल में वो साउंड कैरी करके हमारे कानों तक लेकर आ रही है। ठीक है, एटम्स का वाइब्रेट करना क्या बना रहे हैं, वेव बना रहे हैं, बस इतना समझ लो आप। अब यहाँ पर ये वही बात कर रहा है जो कि बार बार हम पढ़ के आ चुके हैं। वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। और इस दौरान मैटर हमारा ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी को लेकर वो खुद एक एंड से दूसरे एंड पर नहीं जाता। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है द सेम प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन अ स्प्रिंग। वाइब्रेशन, स्प्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है ना, उसके अंदर भी हम इसको वेव के पैटर्न को समझ सकते हैं। किस तरह, व्हेन वन एंड ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग इज पुश्ड, जब एक एंड किसी स्ट्रेच स्प्रिंग का हम खींचते हैं, पुश खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, द लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव थ्रू द स्प्रिंग। अब ये जो हमारे पास स्प्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट करेगी ना, इस वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अब किस तरह बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। मैं बता के आया था ना आपको कि जब हमारे पास वेव का पैटर्न इस तरह बने, अप डाउन, जब पार्टिकल्स अप डाउन मूव करें, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो सेम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं।
एज शोन इन द फिगर 12.4। अब ये जो 12.4 फिगर है ना, इस वाली फिगर की ये बात कर रहा है। मैं समझाता हूँ अब आपको ये कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, अब यही बात हम डिस्कस करते हैं 12.4 डायग्राम से। देखो वो कहता है कि आपके पास एक स्प्रिंग था, आपने उसको खींचा फिर एकदम रिलीज कर दिया, उसके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हुई है, और जो एनर्जी ट्रांसफर जिसने की है वो हमारे पास है वेव, और जो वेव यहाँ पर जनरेट हुई है उस वेव का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है अभी हम समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। यहां पर आप देखो, लेट्स अज्यूम कि यहां से एनर्जी जनरेट होना शुरू हुई है, और एनर्जी ने ट्रैवल कर लेना है दूसरे एंड की तरफ। ठीक है, एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है, और पहली बात हम वही दोबारा दोबारा कर रहे हैं, फिर यहां पर भी करेंगे। क्या हमारे पास स्प्रिंग, यहां पर जो स्प्रिंग बना हुआ है, इसके एटम्स क्या खुद एनर्जी लेकर दूसरे एंड पर जा रहे हैं? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात हमारे पास तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो वेव हमारे पास होती यही है कि जो एनर्जी को ट्रैवल कराए, लेकिन इस दौरान मीडियम जो है ना, मीडियम यहां पर हमारे पास क्या है? स्प्रिंग के एटम्स। ठीक है, स्प्रिंग इटसेल्फ खुद कह लो, सॉलिड कह लो, आप कुछ भी कह लो इसको। तो ये हमारे पास मीडियम है, तो इसके पार्टिकल्स खुद दूसरे एंड पर नहीं जा रहे। अब हम किस तरह बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनी है? देखो, इस पूरे एनर्जी ट्रांसफर होने के मैकेनिज्म के दौरान ना, कुछ एरिया, कुछ स्पेसिफिक एरिया ऐसा आता है कि जहां पर जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, आपस में झुमघट्टा बना लेते हैं। इस झुमघट्टे को हम बोलते हैं कंप्रेशन। अच्छा, इस पूरे ट्रैवल होने के दौरान, एनर्जी का ट्रैवल होने के दौरान, हमारे पास एक एरिया ऐसा बनता है जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो एक पूरी वेव के दौरान अगर आपके पास कहीं पर मीडियम के पार्टिकल्स ने झुमकट्टा बना लिया, यानी कि कंप्रेशन जनरेट हो गई, और उसी वेव के दौरान अगर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, यानी कि रेयरफेक्शन हो गई, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो कि एक स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर हम देख सकते हैं। क्लियर हुई है ना बात? तो जो वेव हम ऊपर देख के आए हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स अप डाउन मूव कर रहे हैं, तो वो उस वेव का जो नाम है वो है ट्रांसवर्स वेव। और ये वाली जो वेव हमने डिस्कस की है, जहां पर पार्टिकल्स आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन आपने एक और चीज, इन दोनों में फर्क करने की एक और चीज भी नोट कर ली है यहाँ पर, कि जब वेव के अंदर कंप्रेशन का एरिया बन जाएगा और एरिया ऑफ रेयरफेक्शन बन जाएगा, तो इस तरह की वेव को भी हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव करते हैं। लेकिन जो ऊपर हम देख के आए हैं, ये वाली वेव जो हम देख के आए हैं इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास एक पार्टिकल्स अप डाउन मूव कर रहे हैं, जब पार्टिकल्स अप मूव करते हैं तो हमारे पास एक टॉप बनता है, इस टॉप को हम बोलते हैं क्रेस्ट, और एक हमारे पास बनता है बॉटम, जब पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, मजीद मैं डिफरेंशिएट करूंगा आने वाले लेक्चर के अंदर, वो आने वाला लेक्चर है ही इसी के ऊपर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक बातें थी ना, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो होप सो आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं अभी आपसे एक सवाल करता हूँ कि जो अभी हम साउंड वेव देख के आए हैं सिमुलेशंस के ऊपर, आपने नोट नहीं किया कि जो पार्टिकल्स हैं, हवा के जो पार्टिकल्स हैं, वो आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे थे, है ना? जब पार्टिकल्स आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे थे, तो किसी एरिया के अंदर वो झुमकट्टा बना रहे थे, और किसी एरिया के अंदर वो बहुत फैल गए थे पार्टिकल्स मीडियम के। तो क्या वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं हो गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल, पार्टिकल्स आगे पीछे मूव होते भी हमने देखे हैं, और हमने ये भी देखा है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ना पार्टिकल्स ने अपना झुमकट्टा बनाया था, यानी कि कंप्रेशन का रीजन बना लिया था, और कुछ एरिया के अंदर पूरी वेव ट्रांसफर होने के दौरान कुछ एरिया के अंदर हमारे पास एरिया ऑफ रेयरफेक्शन बन गया था। तो होप सो कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिस हद तक मैं क्लियर कर सकता था, मैंने यहाँ पर आपके किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट वेव मोशन। वेव की मोशन देखने के लिए, वेव की मूवमेंट देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वाटर वेव एक्सपेरिमेंट। अब ये होगा विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। अब रिपल टैंक क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ये इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल से। अच्छा जी, सबसे पहले काम हम यहाँ पर ये करते हैं, तस्वीर को करते हैं जूम इन, ताकि मजीद चीजें हमें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लगाते हैं शैलो वाटर ट्रे। अब शैलो का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि ज्यादा गहरी ना हो, तो हम एक ऐसी ट्रे का इस्तेमाल करते हैं जो कि ज्यादा गहरी ना हो। अब इसके अंदर हम भर देते हैं पानी, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर सरफेस। ठीक है, एक ट्रे ली हमने जो कि ज्यादा गहरी नहीं थी, और उसके अंदर हमने भर दिया पानी। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करो, एक लकड़ी का ना पीस लगा हुआ है, और इसके ऊपर लगी हुई है एक मोटर। तो ये लकड़ी का पीस और ये मोटर, इसको एज अ होल हम पढ़ेंगे, ये है वाइब्रेटर। अब वाइब्रेटर क्या काम करेगा? वाइब्रेटर इस पानी के अंदर वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अच्छा, ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है लैंप। अब लैंप क्या है? लैंप प्रोवाइड कर रहा है रोशनी, जो कि एग्जैक्ट ऊपर लगाया जाता है इस ट्रे के ऊपर। अगर यहाँ पर लगा हुआ है स्टैंड, ये पूरा ये जो रॉड सा नजर आ रहा है ये भी है, और ये जो हिस्सा है ना, ये भी स्टैंड का हिस्सा है।
चलो स्टैंड आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर लगे हुए हैं इलास्टिक बैंड्स। ये जो रेड रेड से आपको लाइनें नजर आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, ये इलास्टिक बैंड्स हैं। अब इलास्टिक बैंड्स का काम क्या होता है, ये जो पूरा हमारे पास वाइब्रेटर है ना, इसको इलास्टिक बैंड की हेल्प से इस स्टैंड के साथ बांध देते हैं, ताकि हमारे पास जो ऐसी वाइब्रेशंस जनरेट ना हो जाए जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ताकि ये नॉर्मल कंट्रोल्ड वाइब्रेशंस को जनरेट करे। तो इलास्टिक बैंड्स का यहाँ पर ये काम है। नीचे यहाँ पर लगा हुआ है वेव पैटर्न ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, हमें वेव का पैटर्न शो हो रहा है। तो एक स्क्रीन लगाई जाती है, अमूमन व्हाइट पेपर लगाया जाता है, ठीक है, स्पेशल किस्म का व्हाइट पेपर होता है, वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम उसके ना पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर लगाया हुआ है मीटर रूल। तो मीटर रूल का यहाँ पर यही काम है कि हम कितना एरिया को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो मीटर रूल का यहाँ पर यह काम है। अच्छा, यहाँ पर आप नोट कर रहे हो कि हमें यहाँ पर ना पैटर्न शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो कि वेव का पैटर्न है, ठीक है, इस तरह अप डाउन वाला पैटर्न शो हो रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, एक टॉप होता है, फिर एक बॉटम होता है, टॉप होता है, फिर बॉटम होता है। अभी मैं आपको बता के आया हूँ, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, ये हमारे पास है क्रस्ट, ये हमारे पास है ट्रफ। अच्छा, अब बुक के अंदर तक ही रहते हुए, कि बुक ने जितनी बातें की हुई हैं सिर्फ उसके अंदर तक ही रहते हुए हम चीजों को समझते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि मैं आपको समझा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन वो आपके लिए फिलहाल इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि बुक ने आज ज्यादा डिटेल से बातें की नहीं है। अब जो सिंपल बातें बुक कर रही है ना, मैं बस आपको वो समझा देता हूँ। कहता है सिंपल एंड इफेक्टिव वे, एक सिंपल और इफेक्टिव वे है टू अंडरस्टैंड वेव मोशन। वेव मोशन को समझने के लिए सिंपल और आसान तरीका वो ये है कि आप रिपल टैंक का इस्तेमाल कर लो। इस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ रिपल टैंक। इन दिस सेटअप, इस सेटअप के अंदर अ शैलो ट्रे इज फिल्ड विद वाटर। पढ़ा के आ चुका हूं मैं शैलो ट्रे क्या होती है, किस तरह काम करती है। इसको हम भर देते हैं पानी से टू अ यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है, जितनी डेप्थ, यानी कि यूनिफॉर्म डेप्थ का मतलब ये होगा कि आप पूरी ट्रे के अंदर पानी भर रहे हो और हर हर एरिया में ना एक जितना पानी जाना चाहिए, ठीक है। आप पूरे ट्रे के अंदर ना आपका जो पानी का जो लेवल है ना वो बैलेंस होना चाहिए। आप इसको इस तरह समझ लो, ताकि हमारे पास जो वेव फॉर्म हो ना वो प्रॉपर वेव में फॉर्म होती हुई नजर आ जाए। अब बार कनेक्टेड टू अ मोटर वाइब्रेट्स अप एंड डाउन, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो वाइब्रेटर है इसकी बात कर रहा है। अब ये अप डाउन मूव करता है, क्योंकि इसके अंदर बार लगी है, लकड़ी की बार लगी है, उसके ऊपर लगी हुई है मोटर। एज अ होल ये क्या बन गया, वाइब्रेटर बन गया। अब ये अप डाउन मूव करेगा, जिसकी बिना पर ना पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जिससे वेव्स बनेंगी। दिस डिस्टर्बेंस जनरेट रिपल्स, ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये रिपल्स यानी कि छोटी छोटी लहरें प्रोड्यूस करेंगी। और वेव क्रस्ट, रिपल्स बोल रहे हैं या फिर आप वेव क्रस्ट बोल रहे हैं। अब साइंटिफिकली वेव क्रस्ट जो है ना, हम उसको बोलते हैं कि जहां पर हमारे पास ना वेव आगे की तरफ मूव कर रही हो। बिल्कुल सेम मैं आपको सिमुलेशन पे भी दिखा के आया हूं, और यहाँ पर भी डायग्राम में हमने देखा है कि जो हमारे पास अगर हम कोई ट्विक फेंकते हैं पानी के अंदर, तो वेव कहाँ जाती हैं, दूर की तरफ जाती हैं, आगे की तरफ जाती हैं। तो इसी को साइंटिफिकली जो नाम देते हैं ना, वो देते हैं वेव क्रस्ट का। दैट स्प्रेड आउटवर्ड, लिखा भी आ गया देखो, जो कि रिपल्स या फिर वेव क्रस्ट जो कि आउटवर्ड बाहर की तरफ को मूव करते हैं अलोंग दी वाटर सरफेस, पानी की सरफेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें एक वेव का पैटर्न शो हो रहा है, और इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, काफी कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर, लेकिन बुक ने वो बातें नहीं की हुई, तो हमें यहाँ पर करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसके साथ साथ ही हम आसान सा लेक्चर करते हैं खत्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने याद क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले ना हमारे पास वेव की डेफिनेशन है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। सेम यही डेफिनेशन जो है ना हमारे यहाँ पर भी शो हो रही है, तो इसको भी हम याद कर लेंगे। और साथ साथ जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी है ना, ये एग्जांपल पढ़ी है हमने, ये पढ़ी है, और वो गिटार वाली एग्जाम्पल पढ़ी है, उसके बाद हमने स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल पढ़ी है। इन सबको आपने ना एक नजर पढ़ लेना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ऐसा याद करने वाला कुछ नहीं है, पेपर में भी इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। बस आपने क्या करना है, इसको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है, और उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स है ना, वहां पर आपको याद करने पड़ेंगी चीजें। ठीक होगी बात। अगर आपको लेट से आता है डिफाइन वेव और कोई एक एग्जांपल लिख दो, तो फिर आप यहाँ पर ना कोई एक एग्जांपल जो कि कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ी भी होगी, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 4 एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।